नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विग्रस्त क्लासेज के इस ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, आज हम लोग का बिंदु है समास। समास के बारे में देखते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कारक। कारक के बाद कारक का प्रयोग समास में होता है, इसलिए कारक को पहले पढ़ाया गया है। आज का जो बिंदु है समास। तो समास का सबसे पहले क्या इसका अर्थ होता है, समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करना। संक्षिप्त होता है या संक्षेपीकरण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में केवल इतना ही पूछा गया है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं समास। समास किन दो पदों से मिलकर बना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? क्या इसका शाब्दिक विच्छेद होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। समास का शाब्दिक विच्छेद होता है। समास दो पदों से मिलकर बना है, सम धन आश। सम धन आश। सम धन आस धातु से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है पास या कह सकते हैं समीप, और आश आस मतलब आसन से बना है। आस से आसन बना है। आसन मतलब क्या होता है? बैठना, यानी कि समीप या पास बैठना। जो शब्द बैठते हैं उसे समास कहते हैं, यानी अच्छी तरह परस्पर बैठते हैं जो शब्द, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, है ना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। समास दो पदों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। समधन आस धातु से। सम का अर्थ होता है पास या समीप, और आश का अर्थ होता है बैठाना। अब यदि परिभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो समास का परिभाषा क्या हो जाएगा, है ना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। जैसे हम लोग कोई बड़ा सा वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य को एक छोटे से शब्द के अंतर्गत बोल दिया जाए, वही क्या कहलाता है? समास, है ना। जैसे कह दिया जाए, छोटे शब्दों में कहा जाए, घोड़े पर सवारी करने वाला, घोड़े पर सवारी करने वाला या घोड़े की सवारी करने वाला, है ना। तो उसको क्या कह दिया जाए एक छोटे शब्द में? घुड़सवार। घोड़े की सवारी अर्थात क्या कह दिया जाए? घुड़सवार। स्वर्ग को प्राप्त, तो को हटा करके एक शब्द में कह दिया जाए स्वर्ग प्राप्त। यही क्या होता है? समास होता है। अर्थात समास क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है, और जब समास को विग्रह कर दिया जाता है तो वह कहलाता है समास विग्रह। यानी समास को जब बड़ा कर दिया जाता है तो वह समास विग्रह हो जाता है, और जब विग्रह को छोटा कर दिया जाता है तो वह समास हो जाता है ना। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है। परिभाषा में लिख रहा हूं यहां, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का योग समास कहलाता है, ठीक है। और जो पद बनता है, जिस शब्द में समास होता है, जब समास बन जाता है ना, जब समास बन जाता है और उस शब्द में समास होगा, उसे समासिक शब्द कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समासिक शब्द कहा जाता है। तथा जिस शब्द में समास होता है, तथा जिस शब्द में समास होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं
जैसे एक शब्द है, एक वाक्य है ज्ञान से रहित। क्या कह दिया गया? ज्ञान से रहित। ये क्या है? ये समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह, है ना। इसको संक्षिप्त कर लेंगे तो संक्षिप्त में क्या हो जाएगा? ज्ञान रहित। क्या हो जाएगा? ज्ञान रहित। ये जो ज्ञान रहित शब्द बना है इसे ही क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहा जाता है। और यह विग्रह है, यह विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये देखिए ज्ञान से रहित, ज्ञान रहित। ज्ञान रहित क्या है? समासिक शब्द है। और ज्ञान से रहित यह क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाता है। अब बात करते हैं समास में और कौन कौन से शब्द होते हैं जिनको जानना बहुत बेहद आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद हम समास के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके पहले समास में कुछ शब्दावली होते हैं जिनको जानना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं समास में कितने पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? तो देखिएगा समास में कितने पद होते हैं। समास में पद कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। कौन कौन से 2 पद होते हैं? पहला पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या कहलाता है? नाम से स्पष्ट है। पूर्व पद कौन सा पद? जो पूर्व अर्थात पहले का हो, और उत्तर मतलब बाद का जो बाद का हो उसे उत्तर पद कहते हैं। अभी हमने देखा है कि समास में 2 पद होते हैं। तो 2 जो पद होंगे उसमें जो पहला पद है वही पूर्व पद कहलाएगा, और जो बाद का है अर्थात अंतिम पद है उसको उत्तर पद या अंतिम पद भी कहा जाता है। जैसे देखिए घनश्याम, इसमें दो पद मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? घन और क्या मिलेगा? श्याम। घन और श्याम 2 पद मिला, है ना। जो पहला पद है इसी पहले पद को ही कहा जाता है पूर्व पद, और जो दूसरा पद है इसे ही कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, क्योंकि यह पहला है तो पूर्व पद है, यह बाद का है तो उत्तर है, इसलिए इसका दूसरा नाम अंतिम पद भी है। क्या है? अंतिम पद भी है ना। ये जानना जरूरी था, क्योंकि समास में सभी समासों की परिभाषाओं में ये आपको देखने का मिलेगा किसमें पूर्व पद है, किसमें उत्तर पद है ना। अब बात करते हैं समास के कितने खंड होते हैं। समास के कितने खंड होते हैं? समास के खंड, तो देखिए समास में 2 खंड होते हैं। ठीक है, समास में 2 खंड होते हैं। कौन कौन से 2 खंड होते हैं? पहला होता है प्रधान खंड। क्या होता है? क्या नाम दिया गया है? प्रधान खंड। और दूसरा दिया गया है गौड़ खंड। समास में 2 खंड हैं, प्रधान खंड और दूसरा क्या है? गौड़ खंड। प्रधान क्या है? प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। क्या अर्थ होता है? मुख्य होता है ना। जो गांव का प्रधान होता है वह पूरे गांव में क्या होता है? मुख्य होता है। उसी प्रकार से समास में भी ऐसे शब्द हैं जिनको प्रधान खंड कहा जाता है, और गौड़ मतलब होता है जो मुख्य ना हो। अर्थात समास की प्रधान खंड की परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? वे खंड जिस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता हो, वह खंड जिस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता हो उस खंड को प्रधान खंड कहा जाता है ना।
और जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा लिख दे रहा हूं। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा है? जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहा जाता है, कहते हैं। गौड़ खंड का परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहा जाता है। गौड़ खंड कहते हैं, है ना। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे देखिए, एक समास है राजपुत्र, है ना। क्या समास है? राजपुत्र। इसका यदि समास विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र, इसका विग्रह किया गया तो क्या क्या निकल कर आया? राजा का पुत्र। अब यदि कहा जाए इसमें पूर्व पद क्या है तो राजा है, और अंतिम पद क्या है? पुत्र है। उत्तर पद या अंतिम पद क्या है? पुत्र है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई पूर्व पद उत्तर पद की। लेकिन यदि खंड की बात किया जाए और कहा जाए कि इसमें प्रधान खंड कौन सा है और गौड़ खंड कौन सा है, तब ये जानना आपको बहुत जरूरी है। प्रधान, क्योंकि प्रधान इसमें तो आसान था, पूर्व मतलब पहले का है तो पूर्व है, बाद का है तो उत्तर है। लेकिन प्रधान और गौड़ में जरूरी नहीं कि पहला वाला ही शब्द प्रधान हो, जरूरी नहीं कि दूसरा वाला ही गौड़ हो सकता है पहला वाला पद गौड़ हो जाए और दूसरा वाला पद प्रधान हो जाए। इसे ही पहचानना समास में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सभी समासों की परिभाषाओं में यही आपको देखने को मिलेगा, किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ये जानना समास में अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसे जानिए। यदि आप लोगों से पूछा जाए राजा का पुत्र में कौन सा शब्द प्रधान है, कौन सा पद प्रधान है, तो आप निश्चित रूप से राजा का ही नाम लेंगे, है ना। क्यों लेंगे? क्योंकि राजा बड़ा होता है, राजा जो है प्रधान है, मुख्य होता है ना। लेकिन यदि आप राजा को कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। राजा यहाँ प्रधान नहीं है। आप शब्द पर देखिए, राजपुत्र। राजपुत्र, राजपुत्र किसे कहा जाता है? राजा को नहीं कहा जाता है ना। राजपुत्र राजा को नहीं कहा जाता है। राजपुत्र किसे कहा जाता है? राजा के लड़के को कहा जाता है, न कि राजा को कहा जाता है ना। राजपुत्र मतलब राजा का लड़का, है ना। लेकिन राजा यहाँ मुख्य नहीं है, क्योंकि बात कर रहे हैं राजपुत्र की, पुत्र की बात किया जा रहा है, न कि राजा की। बस राजा से उसका संबंध बताया जा रहा है, उसका संबंध बताया जा रहा है। उस राजा को मुख्य नहीं माना जा रहा है ना। तो यहाँ मुख्य कौन हुआ? पुत्र हुआ। मुख्य कौन है? पुत्र है। तो जो मुख्य होगा वह खंड कहलाएगा कौन सा खंड? प्रधान खंड। कौन सा खंड? प्रधान खंड। और जो मुख्य नहीं है, अर्थात राजा जो शब्द है वो मुख्य नहीं है, ये कहलाएगा गौड़ खंड। गौड़ खंड। ठीक है, अब देखिए परिभाषा कैसे बनते हैं। ये देखिए पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इसी प्रकार से बनता है
कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा वही कहलाएगा, वो उस समास में चला जाएगा राजपूत। जिस समास में पूर्व पद गौड़ होगा और उत्तर पद प्रधान होगा वो उस समास में चला जाएगा। परिभाषा देखना है, परिभाषा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं समास के बारे में। समास कितने प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण था। समास को पढ़ने से पहले ये जानना बेहद आवश्यक है। जैसे समास का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, हाँ, समास का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, समधन आश होता है, सम का अर्थ होता है समीप, आस मतलब बैठना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेपीकरण होते हैं। देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, समास में पद कितने होते हैं, 2 होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। समास में खंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्रधान खंड और गौड़ खंड। ठीक है, यदि एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम क्या होगा, ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, समास का विलोम क्या होगा। और विकल्प दिया रहता है विग्रह, विच्छेद, है ना, व्यास और कोई संक्षेप, ऐसे 4 विकल्प दे दिए जाएं, समास का विलोम पूछ लिया जाए तो निश्चित रूप से ये छोटा प्रश्न है, लेकिन इस छोटे प्रश्न में बहुत से विद्यार्थी गलत करके आते हैं और गलत करेंगे, आज भी गलत करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ये छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। समास का विलोम क्या होता है, इसमें ज्यादातर विद्यार्थी क्या लगाएंगे, समास का विलोम विग्रह, समास का विलोम विग्रह, है ना। लेकिन देखिए समास का अर्थ जोड़ना नहीं होता है, जबकि विग्रह का अर्थ क्या होता है, तोड़ना होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। अब उसको अलग करना, उसको जो है बड़ा करना, वही भी इसका विलोम होगा। तो विग्रह बिल्कुल भी नहीं है मित्रों, याद रखिएगा, समास में विग्रह तो होता है लेकिन समास का विलोम विग्रह नहीं होता है। इसी प्रकार से संधि का विलोम पूछा जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी यही बताएंगे संधि का विलोम विच्छेद होता है। विच्छेद होता है, ठीक है, लेकिन विच्छेद से पहले जो सबसे सही होगा, संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। यदि विग्रह विकल्प में नहीं दिया है तभी विच्छेद लगाएंगे, यदि दोनों दिया है तो आप विग्रह को ही प्राथमिकता देंगे। याद रखिएगा बात को, ठीक है। समास संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। यदि दोनों दिया है तब भी विग्रह लगाएंगे, यदि विग्रह नहीं दिया है तब आप विच्छेद लगा सकते हैं। वही बात करें समास की, तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है, व्यास, विधन आश। ठीक है, अलग करना। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है, विग्रह या विच्छेद नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकार की। समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार, समास के प्रकार। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है समास के प्रकार में। समास के प्रकार कितने होते हैं, है ना। समास के प्रकार कितने होते हैं, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। कई पुस्तकों में 4 दिया है, कई पुस्तकों में 5 दिया है और कहीं कहीं 6 मिलता है। ठीक है, तो यदि परीक्षा में आए तो आप कितना लगाएंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हिंदी में जो समास होते हैं, जो परीक्षा में आपके विकल्प सही होंगे, वे 6 माने गए हैं। कितने, 6। ऐसे तो समास 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। लेकिन हिंदी में जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे प्रश्न, उसमें आप सदैव
6 लगाएंगे। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं 6 प्रकारों की मैं बस चर्चा करूंगा, क्योंकि यदि इनको अलग अलग करके 4, 5 या 6 तीनों प्रकार को पढ़ा जाए, किस प्रकार से 4 होते हैं, किस प्रकार से 5 होते हैं और किस प्रकार से 6 होते हैं, तो काफ़ी लंबी वार्ता हो जाएगी, है ना। इसलिए जो मुख्य है, जो बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। वे 6 प्रकार से, 6 प्रकार कौन कौन से हैं उनका नाम उल्लेखित कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो समास में कोई भी क्रम नहीं है प्रकार में, कि प्रकार में पहले अव्ययी भाव ही पढ़ना है, पहले दूसरे पे तत्पुरुषी पढ़ना है, कर्मधारय बहुब्रीहि, इसका कोई क्रम नहीं है। आप किसी भी समास को पहले लिख सकते हैं, पहले बता सकते हैं, है ना, कोई क्रम नहीं निर्धारित है। मैं समास को तत्पुरुष समास से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं पहला समास लिख रहा हूँ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अंतिम अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये हिंदी में 6 प्रकार के समास हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला समास देखेंगे, तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास, देखिए सभी समासों की परिभाषाएं याद होनी चाहिए। परिभाषा कैसे याद होगा, परिभाषा याद करने के लिए आपको सभी समास में देखना होगा कि समास में कौन सा पद प्रधान है, यही मुख्य होता है, कौन सा पद प्रधान है। इस प्रकार से आप 6 परिभाषा जो होते हैं हिंदी में समास के, वो आप याद कर सकते हैं। एक कविता है, कविता के माध्यम से, बहुत बचपन की कविता है मेरे, जिसमें 6 प्रकार के जो समास हैं, सभी समासों की परिभाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, द्वंद्व में और छिपा रहता, द्विगु संख्या पद कहावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपा, तत्पुरुष समास कहावत है, पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे, पहला पद जाति विशेषण को कर्मधारय समास कहावत है। ठीक है, इस 4 लाइन की पंक्ति में पूरे 6 समासों की परिभाषाएं हैं, है ना। कैसे, देखिए क्या कहा गया, द्वंद्व में और छिपा रहता, यानी कि द्वंद्व समास जो है इसमें 2 पदों के बीच में और छिपा रहता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता पिता पूछा कौन सा समास है, माता और पिता, और छिपा हुआ है कौन सा समास है, द्विगु समास है। बीच में कारक चिन्ह छिपा, तत्पुरुष समास कहावत है, यानी कि जिस समास में कारक चिन्ह छिपा होता है, कारक चिन्ह ने, काके की, को, वे पर, है ना। 2 समासों भी, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आया, का कारक चिन्ह होता है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, और कैसे है कविता, कैसे है, बीच और छिपा रहता, द्विगु संख्या पद कहावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपा, तत्पुरुष समास कहावत है, पहला पद अव्यय से अव्ययी, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे, यानी बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है,
ऐसे परिभाषा पूछेगा किस समास में अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुव्रीहि समास में, है ना। पहला पद जाति विशेषण को, यानी कि जिस समास में पहला पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, तो इस 4 लाइन की पंक्ति में पूरे 6 समास आ जाते हैं, परिभाषा भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। अभी हम लोग इस कविता में देखे हैं कि 4 लाइन की जो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया, बीच में कारक चिन्ह छिपा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है तत्पुरुष समास की यही होती है कि इस समास में बीच में कारक चिन्ह छिपा होता है। इसलिए मैं इसके पहले कारक पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि कारक का प्रयोग इसमें किया जाएगा, इसलिए कारक को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ना। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, एक छोटा सा लिख देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन होता है हे। ठीक है, ये 8 प्रकार के कारक हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। परिभाषा पहले मैं लिख रहा हूं। तत्पुरुष समास का जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो, विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पदों के बीच में विभक्ति चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। क्या सभी विभक्ति चिन्हों का लोप होता है? नहीं, सभी विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। इन 8 विभक्ति चिन्हों में से 2 को छोड़कर, 2 कौन कौन से, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 कारक चिन्हों का लोप होता है, 6 विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। अर्थात तत्पुरुष समास में ने और हे अरे को छोड़कर बाकी 6 चिन्ह आते हैं। को आएगा, से आएगा, के लिए, से अलगाव आएगा, काके की और में पर आएगा। जिस समास में, जिस शब्द में ये शब्द विग्रह करने पर इनमें से कोई भी एक विभक्ति दिखती है तो वो समास तत्पुरुष समास में आएगा, है ना। तो यहाँ नोट करके मैं लिख रहा हूं, विभक्ति कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कि विग्रह करने के बाद कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर, है ना,
कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो 6 विभक्ति बचते हैं उन 6 विभक्तियों में तत्पुरुष समास होगा, निश्चित रूप से तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, अब इसे तत्पुरुष समास इस आधार पर देखा जाए तो 6 प्रकार के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो यदि पूछ लिया जाए तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपका उत्तर होगा तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। बस करना कुछ नहीं है, कर्म है तो कर्म तत्पुरुष, करण है तो करण तत्पुरुष, संप्रदान है संप्रदान तत्पुरुष, अपादान है अपादान तत्पुरुष, संबंध है संबंध तत्पुरुष, अधिकरण है और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये 6 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखा जाएगा तत्पुरुष समास में पहला प्रकार क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ठीक है, समास के अगले बिंदु की तरफ हम लोग जाएंगे, समास के तत्पुरुष समास का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है।